प्रस्तुतता का चैप्टर और प्रस्तुतता के 141 से 170 तक के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। और इससे पहले के क्वेश्चन अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो वो सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स खुला होता है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन का मतलब कमी हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या है। देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो डायरेक्ट निकाल लेंगे भाई, 3 वर्ष बाद मूल्य, मशीन का 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा, जबकि वर्तमान मूल्य है कितना, 2 लाख रुपए। हर साल 10% की कमी हुई, अवमूल्यन हुआ, अवमूल्यन मतलब कमी हुई, तो 10% की कमी है, इसका मतलब अगले साल 90% रह जाएगा, फिर उससे अगले साल भी 90% रह जाएगा, क्योंकि साल है 3, तो 3 बार ही अवमूल्यन करेंगे, 3 बार ही हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, कमी करेंगे। क्या करेंगे, 3 बार कमी करेंगे। अब यहाँ पर अगर बात करें हम तो देखिए 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं, 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो चुकी हैं और 2 जीरो यहाँ पर भी कैंसिल हो चुकी हैं। बात करें तो 2 जीरो डायरेक्ट लगेंगे, 9 9 और 9, 9 की अगर 3 बार गुणा करेंगे तो इसका मतलब 9 का घन, और 9 का घन कितना होता है, 729। सभी को पता है 9 का घन कितना होता है भैया, 729। और अगर हम 2 की गुणा 729 में करेंगे तो 7 दूनी 14 और 29 दूनी 58, कुल मिलाकर कितना जाएगा, 1,45,800 इसका 3 साल बाद अवमूल्यन होने के बाद मूल्य रह जाएगा। ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है भाई, इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से समझना चाहें तो क्या है। देखिए भाई, जो वर्तमान मूल्य है, जो वास्तविक मूल्य है, उसके सामने 100 लिखेंगे, और कितने साल की बात करें, 3 साल की बात करें तो 3 बार 100 लिखेंगे, और बराबर आ जाएगा ये कितना भाई, 2 लाख रुपए के। अब 3 बार कमी हुई, पहली बार भी 10% की कमी है तो 90 रह जाएगा, दूसरी बार भी 10% की कमी, अवमूल्यन का मतलब हम बता चुके हैं कमी है, तो वो भी 90 रह जाएगा, तीसरी बार भी 10% की कमी तो वो भी 90 रह जाएगा, और बराबर हो जाएगा 3 वर्ष बाद मूल्य। अब यहाँ पर अगर हम हल करें तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, यहाँ पर 1 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, एक यहाँ कैंसिल कर दो, और बाकी बची भी 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर दिए, और 3 वर्ष बाद मूल्य क्या आ जाएगा भैया, 200 गुणा 9 गुणा 9 गुणा गुणा 9 का मतलब 729, कुल मिलाकर 1,45,800 रुपये ही इसका 3 वर्ष बाद अवमूल्यन होने के बाद मूल्य रह जाएगा। और दोनों ही तरीके से आपने देखा सेम आंसर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये होगा आज का क्वेश्चन नंबर 142। एक्सरसाइज का 142वां क्वेश्चन क्या है भाई, एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये में एक भूखंड खरीदा, भूखंड मतलब जमीन खरीदी, प्लॉट खरीदा, और उस पर 1,31,100 रुपये की लागत से मकान बनवा दिया। उस पर 1,33,100 रुपये की लागत से एक मकान बनवाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि हो रही है, जमीन में वृद्धि हो रही है, और बिल्डिंग के मूल्य में 10% की दर से कमी हो रही है, तो कितने वर्ष बाद जो ये समान हो जाएगा, इस समय बताना है। देखिए 2 तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, जमीन ली है हमने 72,900 रुपये की, जमीन कितने की ली भाई, 72,900 रुपये की, और उस पर जो मटेरियल लगाने के बाद बिल्डिंग बनी, उसमें खर्चा आया 1,33,100 रुपये का। अब हमें समय निकालना है। यहाँ पर 10% की दर दे रखी है उसने, इसमें वृद्धि की, उसमें कमी की, लेकिन है दोनों जगह सेम। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर आप लगा सकते हैं किसका तरीका जो हम चक्रवृद्धि ब्याज में लगाते हैं। पहले अनुपात बना दो भाई, तो यहाँ पर 729 बना, यहाँ पर 1331। अब केवल आपको ये देखना है, कि क्या ये वर्ग है या ये घन है, क्या ये वर्ग है या ये घन है। तो देखिए ये 9 का घन है और ये 11 का घन है। अगर वर्ग आ रहा है तो समय 2 साल हो जाएगा, और अगर घन आ रहा है तो समय कितना, 3 साल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए घात 3 आई है,
इसका मतलब समय कितना है, 3 साल। एक तरीका तो यह है। अब जिनकी बच्चों की समझ में ये बात नहीं आई वो दूसरा देख ले भाई। 72,900 रुपये में हमने ज़मीन ली, 1,33,100 रुपये में हमने इसमें बिल्डिंग खड़ी कर दी। इसमें 10% की दर से वृद्धि हो रही तो मतलब 110/100 कर देंगे, और इसमें 10% की दर से कमी हो रही मतलब इसे 90/100 कर देंगे। लेकिन उसने कहा कि ये कब बराबर होंगे, ये समय पूछ रहा। इसका हमें ये नहीं पता कि 1 साल बाद में ये वैल्यू अगर मैं घात 1 लगाऊं तो क्या बराबर हो सकती है, 2 लगाऊं तो क्या बराबर हो सकती है, 3 लगाऊं तो क्या बराबर हो सकती है। लेकिन जो भी होगा समय तो बराबर ही होगा भाई। यहाँ 0 से 0 गई, 0 से 0 गई। अब देखो पावर टी है, पावर टी है, इसका मतलब 10 से 10 भी चला जाएगा, 2 0 से 2 0 भी कैंसिल हो जाएगी। कुल मिलाकर मैं लिख सकता हूँ 729/1331 बराबर 9/11 की पावर टी। क्या लिख सकता हूँ, 729/1331 और 9/11 की पावर टी। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये क्या है, ये है 9 का घन और ये है 11 का घन, तो टोटल क्या लिख सकते हैं हम, 9/11 की पावर 3 लिख सकते हैं भाई, और बराबर 9/11 की पावर टी चली रहा है। बेस से बेस साफ हो जाएगा। यही आप सब जानते हैं कि अगर आधार बराबर हो, अगर आधार बराबर हो तो घात बराबर हो जाती हैं, और अगर घात बराबर हो तो आधार बराबर हो जाते हैं। ये बात आप सब जानते हैं। तो टी बराबर कितना आया भाई, 3 वर्ष। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा होगा भैया, 43। कौन सा क्वेश्चन लेंगे, 143वां। चलिए भाई 143वां क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रत्येक वर्ष के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। मतलब हर साल 10% की वृद्धि हो रही। अगर साल के शुरू में 100 थे तो फिर लास्ट में 110 हो जाएंगे। वर्षारंभ 2004 में तालाब में 2,14,000 मेंढक थे, तो 2006 के अंत में कितने मेंढक होंगे। देखिए भाई यहाँ पर वृद्धि हो रही है, 10% की हो रही। 2004 और 2006 की बात करी है, 2004 से 2006 की। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है, जो संख्या दी है वो 2004 के स्टार्टिंग में दी, और जो पूछ ली है वो 2006 के अंत में पूछ ली। बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा गलती होने के चांस क्या है कि समय आप 2 साल ले लेंगे भाई, 4 से 6 2 साल बने नहीं। देखिए 2004 पूरा मिला, 5 पूरा मिला और 6 पूरा मिला। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, साल 3 लिए जाएंगे। क्या है भाई, साल 3 ले जाएंगे। और यहाँ पर अगर साल 3 ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 100 गुणा 100% बराबर कितना था भाई इसका, 2004 के स्टार्टिंग में 2,14,000 संख्या थी। अब यहाँ पर हर बार 10% की वृद्धि हो रही, तो मतलब 110 गुणा 110 बराबर कितने हो जाएंगे, 2006 के अंत में क्या आ जाएगी भैया, 2006 के अंत में संख्या कितनी आ जाएगी वो देख लेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से ये 0 भी गई, 1 0 से ये 0 गई, और 2 0 से ये 2 0 गई। कुल मिलाकर 2006 के अंत में संख्या, 2006 के अंत में संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 214 गुणा 11 की 11 में 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा भैया 1331। और जब हम 214 की 1331 में गुणा करेंगे, जब हम 214 की 1331 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2,84,834। टोटल संख्या कितनी बनेगी भाई, 2,84,834। 2,84,834 जो है इसका क्या बनेगा भाई, आंसर बन जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 45 नहीं, अभी तो 44 है भाई। 72 बच्चे कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है।
प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है। देखिए कुल बच्चे कितने हैं भाई, कुल बच्चे हैं 72। एक है कतार में बच्चों की संख्या और एक है स्तंभ, ठीक है भाई, एक है कतार और एक है स्तंभ। उसने कहा कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ से 12.5% अधिक है। अब 12.5% की फ्रैक्शन बना लो आप। वैसे तो आपको पता है कि 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 आता है। जिनको नहीं पता वो क्या करें, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगा दो भाई, ठीक है। 12.5 8 100 होता है, नहीं पता तो पॉइंट हटाओ भाई, और 125 8 1000, कुल मिलाकर ये 1/8 हो जाएगा। अब क्या बात कही वो ध्यान देने वाली है, यही बात ध्यान देने वाली है। क्या कहा उसने, कहा प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ से बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। कतार में स्तंभ से 12.5% अधिक है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये है स्तंभ की संख्या और ये है अधिक किसमें, कतार में। इसका मतलब अगर स्तंभ में 8 बच्चे खड़े हैं तो कतार में कितने खड़े होंगे, 9। स्तंभ में अगर 8 बच्चे खड़े हैं तो कतार में कितने खड़े होंगे, 9। और इन दोनों के अगर गुणा कर दूं तो टोटल मिल जाएंगे मुझे, और कुल कितने हैं 72। बिल्कुल सही आ गया। इसका मतलब अगर कतार की संख्या चाहिए तो 9 है और स्तंभ की संख्या चाहिए तो 8 है। यहाँ पर कतार की संख्या चाहिए आपको तो 9 इसका आंसर बन जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ चलते हैं। क्या है, एक आसान सा क्वेश्चन है ये तो आपके लिए। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। वर्ग में 10% की वृद्धि कर दी एक भुजा में, वर्ग में अगर वृद्धि कर रहे हैं और क्षेत्रफल की बात कर रहा है, अगर क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो 2 बार गुणा करेंगे आप। 110/100 गुणा 110/100, 2 जीरो 2 जीरो गई, यहाँ पर भी 2 जीरो 2 जीरो गई, 11 का वर्ग 121। इसका मतलब जो क्षेत्रफल पहले 100 था, जो क्षेत्रफल पहले 100 था अब कितना हो चुका है 121। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 21% की वृद्धि। क्या है भाई, 21% की वृद्धि इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये होगा क्वेश्चन नंबर 146। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं भाई, 146वां क्वेश्चन। चलिए भाई, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर रहा भाई, तो क्षेत्रफल की वृद्धि या कमी की बात करेंगे तो हमने मान लिया क्षेत्रफल स्टार्टिंग में 100 था, पहले 10% की वृद्धि 110 कर देंगे, फिर 10% की कमी 90 कर देंगे भाई। ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो गई, यहाँ पर भी 2 जीरो 2 जीरो गई, कुल मिलाकर 11 निम 99। इसका मतलब जो क्षेत्रफल पहले 100 था अब 99 रहा। इसका मतलब 1% की क्या आई, कमी आई। ये भी कर सकते हैं। और हमने पहले बताया कि अगर परसेंटेज वृद्धि और कमी बराबर हैं तो आप x²/100% की कमी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सेकंड तरीका ये है आपके लिए। क्या है भाई, 10% था दोनों जगह, तो 10 का वर्ग बटे 100, 10 दूसरा 100 मतलब 100/100 का मतलब 1% की कमी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इसका आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 147। क्या है भाई, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। बिल्कुल अभी इससे पहला क्वेश्चन जो करा बिल्कुल उसके जैसा ही है। 30% की वृद्धि है इस बार, तो 130/100। और क्या करेंगे, हमने बताया था 2 बार करेंगे अगर क्षेत्रफल की बात है। अगर वर्ग है और क्षेत्रफल की बात है तो हम 2 बार गुणा करेंगे। बिल्कुल कर दिया भाई, 13 का वर्ग 169। इसका मतलब जो क्षेत्रफल पहले 100 था, अब कितना हो चुका है 169। यहाँ पर 69% की क्या आई, वृद्धि आ चुकी है। क्या ही भाई, 69% की क्या आई, वृद्धि आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ये होगा आपका 148वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 148वां। देखो भाई क्या है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 40% और 30% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में जो बनेगा, आयत बनेगा भाई, पहले वर्ग था अब एक तरफ अलग वृद्धि करी गई, दूसरी तरफ अलग वृद्धि करी गई। इसका मतलब उसकी भुजाएं अब समान नहीं रही। जब समान नहीं रही तो वो बन जाएगा आयत। तो जो आयत बना उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। देखिए भाई, 100 मान के चलिए पहले हमने,
पहले 40% की वृद्धि और फिर होगी 30% की वृद्धि करी है तो 130 कर देंगे भाई। 130 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो गई, 2 जीरो 2 जीरो गई। अब 13 की 14 में गुणा करनी है आपको, ठीक है भाई। 13 की 14 में गुणा करेंगे 182 आ जाना चाहिए। देखो भाई 14 थी 42 का 2 का हासिल को 4, 14 कम 14 और 4 18, हाँ बिल्कुल 182 आया। इसका मतलब जो क्षेत्रफल पहले 100 था, जो क्षेत्रफल पहले 100 था अब कितना हो गया 182। इसका मतलब यहाँ पर 82% की क्या आई भाई वृद्धि आई। क्या आई 82% की वृद्धि और यही आपका आंसर भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 149। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं भाई, x² बटे 100% की कमी आती है अगर परसेंटेज दोनों जगह समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई 20 की घात 2 बटे 100, 20 का वर्ग 400 बटे 100 का मतलब आया भाई 4% की कमी। क्या आया 4% की कमी और यही इस क्वेश्चन का क्या है भैया आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 150। कितना होगा भाई 150। क्या है भाई, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी हो जिससे कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, पहले जैसा रहे। तो यहाँ पर 1% वाले जो हमने क्वेश्चन करे थे वो वाली बात लग जाएगी। देखें इसने कहा है 60% की वृद्धि करी तो परसेंटेज ऊपर लिखो, गुणा 100 बटे 160 कर देंगे भाई। 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160, 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160। अब यहाँ पर हमने भाग करा किससे, 4 से 4 दूनी 8 और 15 जो का 60, 15 पंजे 75 बटे 2 का मतलब 37.5% की हमें क्या करनी पड़ेगी भैया कमी करनी पड़ेगी। अब जाके क्षेत्रफल जो पहले था उसके जैसा ही बना रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। वर्ग हो या वृत्त हो, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की यहाँ पर वृद्धि की गई है, वर्ग हो या वृत्त हो, 2 बार ही गुणा करनी है। तो यहाँ 100 मान लिया हमने, स्टार्टिंग में वृत्त का क्षेत्रफल 50% की वृद्धि करी तो 150 बटे 100 गुणा 150 बटे 100 2 बार करा भाई हमने, गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर 15 की 15 में गुणा करेंगे आ जाएगा 225। इसका मतलब जो क्षेत्रफल पहले 100 था, जो क्षेत्रफल पहले 100 था अब हो चुका है 225। इसका मतलब आया भैया 125% की क्या की वृद्धि आई। क्या आई 125% की यहाँ पर वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये होगा क्वेश्चन नंबर 152। कौन सा क्वेश्चन लेंगे भाई 152 क्वेश्चन। क्या है भाई, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने का इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। देखिए अगर पृष्ठ की बात कर रहा तो 2 बार गुणा और आयतन की बात कर रहा तो 3 बार गुणा करनी है आपको गोले के क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है भाई, पहले हमने 100 मान लिया इसका पृष्ठ और 50% की कमी करी, इसका मतलब 50 ही रहा। 50 बटे 100 भाई, 100 में से 50 जाएंगे 50 ही बचेगा तो 2 बार लिखना हमें। 2 जीरो 2 जीरो भी कैंसिल होगी, 5 पंजे 25। इसका मतलब जो पृष्ठ पहले 100 था, जो पृष्ठ पहले 100 था अब कितना रहा 25। तो कमी कितने % की आई 75% की क्या आ गई भाई कमी आई। क्वेश्चन नंबर 153 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चे कमेंट भी नहीं करते। अगर जैसे हमने कोई क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं तो कम से कम उसे हल करने के बाद आपको उसका आंसर कमेंट करना चाहिए, उसका आंसर बिल्कुल कमेंट करना चाहिए, जब भी तो पता लगता है कि आप वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर लगे हुए हैं और आप कुछ नहीं करना चाहते तो भाई कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद हाथ पैर नहीं मारने के तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके सामने खाना भी रखा है ना, भोजन की थाली भी रखी है तो भी वो उठ के डायरेक्ट मुंह में नहीं आने वाला, उसके लिए भी आपको हाथ चलाना होगा। हाथ से मम्मी इतना ही काम कर सकती है कि आपके सामने थाली परोस कर ला कर रख सकते हैं, लेकिन निवाला तोड़ कर आपको खुद ही मुंह में देना होगा। मम्मी प्यार से एक दिन खिला सके, डेली नहीं खिलाने की। और जब डेली काम करना है कुछ
मतलब नौकरी जब करनी है आपको डेली करनी है तो उसके लिए डेली पढ़ना पड़ेगा, और डेली पढ़ना पड़ेगा। हमको कैसे पता लगेगा? अगर आप कमेंट करते हैं। नहीं कमेंट कर रहे, देखिए हम तो अपनी तरफ से पूरा फर्ज निभा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो आप जाने। क्वेश्चन नंबर 153 क्या है भाई? यहाँ पर है क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास बताना है। देखिए वैसे तो हम पूरा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डायरेक्ट बताता हूँ मैं तुम्हें। देखिए r³ पूरा बताऊँगा, पहले डायरेक्ट देखें, या पहले पूरा देख लो भाई, पहले पूरी इसकी प्रक्रिया देख लो कि अगर एक छोटी गेंद के आयतन की बात करें, छोटी गेंद हो या बड़ी गेंद, आयतन तो देखो गेंद का सेम ही होना, फॉर्मूला सेम ही लगना। मतलब कैसे? 4/3 पाई r³ फॉर्मूला लगना। कौन सा लगना? 4/3 पाई r³, ये जो है आयतन है गोले का, ठीक है। अब छोटी है, यहाँ पर स्मॉल r भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, पहली गेंद का जो त्रिज्या दी है वो 1 सेंटीमीटर, दूसरी की 2 और तीसरी की 3, मतलब 4/3 पाई 1³ 4/3 पाई 2³ 4/3 पाई 3³ और इस प्रक्रिया में उसने कहा 25% सामग्री नष्ट होगी तो बची 75%, और सामने आया इस सब को मिक्स करने के बाद एक बड़ी गेंद बनी, उसका आयतन 4/3 पाई r³। अब देखो क्या करेंगे भाई, 4/3 पाई r³ बराबर 4/3 पाई, कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर 1 8 27 और ये बच गया भाई 25 थी, अब 75, 25 चौका 100, कुल मिलाकर 3/4। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हुआ, 27 और 9, 8 और 1 9, 9 और 27 36, 4 9 36, 9 27, तो r³ बराबर कितना आया भाई 27। इसका मतलब r की जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी भाई 3 सेंटीमीटर। ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। या हम दूसरे तरीके से क्या कर सकते थे, देखिए ये तो आपको पता है कि गोला ही था, यह क्या पता है आपको कि जो पिघलाया गया वो भी गोला था और जो बाद में नई आकृति बनी वो भी गोला है, गोली गोला बात आई है। 3 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ी गोली बनाई गई, इसका मतलब फॉर्मूला सब जगह समान होना था। तो जो कोस्टेंट चीज़ है उसे छोड़ सकते हैं। कोस्टेंट 4/3 था, मतलब डायरेक्ट हम लिख सकते थे r³ बराबर 1³ 2³ 3³ इंटू 75/100, और इसे हल करेंगे भाई तो r³ बराबर 36 गुणा 3/4, 4 9 36, 9 27, तो r का मान कितना आ जाएगा भाई 3 सेंटीमीटर। इसे इस तरह से डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, क्योंकि जो कोस्टेंट चीज़ है वो क्वेश्चन पे आपके कोई इफेक्ट नहीं डाल ली, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं डाल ली तो काम बन जाएगा आपका। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 क्या है भाई 154 है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत मिले और वह 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? अब एक बात बताइए कि एक को 30% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? एक को 30% मिले मेरे भाई तो दूसरे को कितने मिले होंगे? टोटल मत 100% मान के चलो आप, अगर टोटल मत 100% हैं तो एक को 30% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 70%। एक को कितने मिले? 30% और दूसरे को मेरे भाई मिले होंगे फिर 70%, और ये जीता होगा। जब 2 ही उम्मीदवार है, तीसरा उम्मीदवार तो होने का ही नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन में 3 उम्मीदवार की बात नहीं, 2 उम्मीदवार की बात कर रहा। यहाँ पर दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई? वो आ रहा 40%, लेकिन यहाँ पर हार जीत का अंतर दिया उसने 16,000। अब या तो वो ये कहता है कि एक को 70% मत मिले और वो 16,000 मतों से जीत गया, या उसने जो क्वेश्चन में कहा है वो ऐसे ही कहता है कि एक को 30% मत मिले और वो 16,000 मतों से हार गया। बात सेम ही है भाई। अगर ये हारा है तो ये 16,000 मतों से हारा, और अगर ये जीता है तो भी ये 16,000 मतों से जीता है। अब टोटल हमें चाहिए भैया 100% मत, ये आ जाएंगे कुल के 0 से 0 गई, 4 चौक 16 मतलब 400 आया। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ गई भाई? कुल मत आ गया आपके
40,000। क्वेश्चन नंबर 155 क्या है भाई? 155 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 7500 मत पड़े। टोटली मत 7500 थे वहाँ पर। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब 20% तो किधर भी नहीं जाने के, ना जीतने वाले के पक्ष में जाने के, ना हारने वाले के पक्ष में जाने के। ठीक है, तो यहाँ पर यदि एक उम्मीदवार ने वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई, पहला है वैध मत। अब जो 7500 मत थे टोटल पड़े और उसमें से कितने 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, बचे कितने 80%। ठीक है भाई, 2 0 2 0 भाई, तो ये देखें 0, 8 5 40, 4 8 7 56 और 4 60, 6000। 20% का तो किधर भी काउंटिंग नहीं होने। जैसे देखा होगा अभी प्रधानी के इलेक्शन देखते होंगे आप, तो वहाँ पर क्या है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हमने A, B, C, D, E और F। ठीक है जी। अब जैसे कोई कैंडिडेट गया, अब उसने क्या है भैया, इसकी भी दावत मार रखी, इसकी भी दावत मार रखी, इसकी भी दावत मार रखी, दावत सबने दे रखी है सर। अब वो बुरा किसी का नहीं बनना चाहता, तो वो क्या लेगा, मोहर लेगा। तो एक तो भैया इसमें मारेगा, ऐसी तो होगा ना, आपने देखी होगी जो मोहर होगा इस टाइप की होगा। फिर उससे याद आया, अच्छा यहाँ से भी आई थी भाई मिठाई, तो इसने भी दावत दे रखी कुल मिला के, तो इसके भी यहाँ पर मोहर मार दी। फिर इसे याद आया इसका भी ऐसी, फिर इसका भी याद आया भाई इसके से भी आई थी, फिर इससे भी, अच्छा इसके यहाँ से कुछ नहीं आया था, पर उसने कहा जब 5 को वोट दे दी तो इसका ही बुरा क्यों बनाया भाई तू, जब इसका नहीं बुरा बनने का, तो उसने क्या करा, इस पर भी मोहर मार दी। और जब सब पे मोहर मार दी तो वो कैंसिल है, निरस्त है, अवैध है, उसका कोई फायदा नहीं। इस वोट को कहीं भी काउंट नहीं किया जाने का, ना ए, ना बी, ना सी, ना डी, ना ई, ना एफ, किसी को भी नहीं किया जाने का। और ऐसा नहीं कि जब वो 6 के 6 पे, मतलब जितने वहाँ कैंडिडेट है सब पर मोहर मारेगा तभी ऐसा बनेगा ना। अगर आपने एक से ज़्यादा कैंडिडेटों के सामने मोहर लगाई तो वो अवैध है। या कई बार क्या है कि A, B, C, D मोहर मारी, आधी इस पर मार दिया, आधी इस पर, तो यो भी कैंसिल है। ये इस टाइप के हैं अवैध मत, मतलब इनकी कहीं गिनती नहीं है। खैर हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, वापस आ जाओ, क्या था भाई क्वेश्चन? उसने कहा कि यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, एक को 55 मिले, तो भैया दूसरे को कितने मिले होंगे, 45 मिले होंगे। टोटल 100 करने हैं, तो 100 टोटल है। ठीक है जी। और दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले ये बताने, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब 100% मत वैध मत कितने हैं, 6000 हैं, और हमें दूसरे उम्मीदवार के बताने, मतलब 45% बराबर दूसरे उम्मीदवार के मत आ जाएंगे। तो 2 0 2 0 भाई, दूसरे उम्मीदवार के मत कितने आ गए भाई, 1 0 लगा दी, 5 6 30, हासिल को 3, 6 चौक 24 और 3 27। इसका मतलब दूसरे उम्मीदवार के जो मत हैं वो कितने हैं, 2700 मत हैं। कितने हैं, 2700। तो ये हुआ आपका 155वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये होगा आपका 156वां क्वेश्चन। 156वां देखो भाई क्या है, 156वां है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव वाले क्वेश्चन लो, लगातार चुनाव वाले क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दी गई। यहाँ पर इसने पहले क्या दी थी, परसेंटेज, इस बार अवैध मतों की संख्या दी है 68 मत। ठीक है जी, 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मत पड़े बताने। देखो एक को मिले हैं 52% मत, तो दूसरे को मेरे भाई कितने मिले होंगे, 48% मत। भाई टोटल 100 होने, इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा, इन दोनों का आ रहा 4, और ये 4% मत ही बराबर किसके आए, 98 के आए। 4% मत ही किसके बराबर आए, 98 के। हमें निकालना है 100%। 100% मत बराबर किसके होंगे भैया, कुल वैध मत। अब यहाँ पर गलती मत कर देना, यहाँ पर कुल मत लिख देना, कुल मत नहीं है, कुल वैध मत, क्योंकि जो हार जीत हो रही वो वैध मतों पे हो रही।
ठीक है, वो वैलिड वोट पे हो रही, वो इनवैलिड का उसका कोई मतलब नहीं है। और इस क्वेश्चन में अवैध मत हैं कितने, 68 मत अवैध हैं, तो उनका बाद में हिसाब लगाऊंगे। अब हमने 4 से काट दिया, 25 बार कटा भाई, तो कुल वैध मत कितना है भाई, 25 अठे 220 बचिए, 25 मत 225 और 20, 225 में 20 जोड़ दो भाई, कितने बने 245। अब हम निकालने कुल मत, कुल मत निकालने, तो इसमें 68 और जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि अवैध मत थे, तो यहाँ जाएंगे भैया 2518 मत जो है वो टोटल मत आए। क्वेश्चन नंबर 157 पा जाते हैं भाई, 157 157 में। फिर चुनाव का क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हों तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये बताना आपको। तो पहले वैध मत निकाल दो भाई, 15,000 कितने 200 मत टोटल थे और यहाँ पे 15% अवैध रह गए, तो वैध कितने हो गए भाई 85%। ठीक है भैया, अब यहाँ पर हमने काट दिया, तो कुल मिलाकर 152 गुणा 85 ये आ गए वैध मत। इनकी गुणा करने में टाइम वेस्ट मत करो, कोई जरूरी नहीं है हमें यहाँ पर, क्योंकि जो निकालना वो डायरेक्ट निकल जाएगा हमारा। क्या है, उसने कहा 55% वैध मत एक को मिले हैं और हमें दूसरे को बताने हैं। देखिए पहले वाले को मिले हैं 55%, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 45%। अब ये वैध मत है टोटल 100% बराबर 152 गुणा 85 आ गया, और 45% बराबर किसका आ जाएंगे भाई, दूसरे के मत आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर काट दो भाई, 5 से काट दिया 20 बार कटा, 5 से काट दिया भाई 17 बार कटा, 5 चौक 20, 5 45। अब यहाँ पर और काट दो भाई, 4 तिया 12, देखो 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 बचे, 4 अठे 32। कुल मिलाकर दूसरे वाले के मत कितना आ जाएंगे 9 गुणा 38 गुणा 17, 9 गुणा 38 गुणा 17, कुल मिलाकर 5,814 जो है वो दूसरे जो उम्मीदवार था जो जिसे 45% मत मिले उसके मत आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये होगा क्वेश्चन नंबर 158। धीरे धीरे हम 158वें क्वेश्चन पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये आ गया भाई 158वां क्वेश्चन क्या है, फिर एक बार चुनाव का क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले और वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या बतानी। देखिए दो उम्मीदवार हैं यहाँ पर, पहला और दूसरा। एक को 71% मत मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 29%। भाई 100 में से 71 घटा दो। अब इन दोनों के हार जीत का अंतर कितना आया 42। भाई 11 में से 9 गए 2 पर 2 और यहाँ पर बचे 6, 6 में से 2 गए 4, मतलब कुल मिलाकर 42%। और ये 42% ही किसके बराबर है 756 के। और हमें टोटल मत निकालने, क्या निकालने हैं कुल मत ही निकालने हैं भाई, टोटल मत निकालने हैं तो निकाल दो भाई। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 7 से काट दो, 7 अठे 56, 7 एकम 7 और 7 छंग 42 हुआ यार, ये तो बता देगा 7 छंग 42, 7 एकम 7 और 7 अठे 56। अब 6 से काट दिया हमने, 6 एकम 6, 4 बचे और 6 अठे 48, तो इसका मतलब कुल मत जो हो जाएंगे वो कितना आ जाएंगे भाई 1800 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 1800 आ जाएंगे। 159वां क्वेश्चन भी देख लो भाई। यहीं क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा वह कुल मतों के 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है जी, यदि कुल मतों की संख्या 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने कई कराए हैं। पहले वैध मत निकाल लो भाई, कितने हैं टोटल मत 8400, और इसके 25% अवैध घोषित कर दिए तो बचे कितने 75%।
2 जीरो को यहाँ पर 84 गुणा 75 जान दो भाई, और ये हो गया वैध मतलब टोटल 100% बराबर 84 गुणा 75। अब देखिए एक को मिले हैं 52% मत, एक को मिले हैं 52%, दूसरे को कितने मिले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक को अगर 52% मिले तो दूसरे को कितने मिले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें इस बात को आप। तो 100 में से 52 को घटाना है, केवल कितना बचा 48 बचा, 48% बराबर दूसरे के मत आ जाएंगे भाई। 25 चौका 100 और 25 × 75, ठीक है भाई। 4 से काट दिया हमने 21, तो कुल मिलाकर दूसरे के मत 21 या 63 गुणा 48। अब 63 के 48 में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3024 मत जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। किसका 159 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 160, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ बढ़ रहे हैं। लो जी क्वेश्चन नंबर 160 आ गया आपके सामने। क्या है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों से, बॉयज जो हैं वो गर्ल से 16% ज़्यादा है। तो ये 100 हैं तो ये कितने होंगे 116, ठीक है जी। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात बताना। बस अनुपात निकाल दो भाई। यह आया 25, ये 4 से काटा हमने, 4 दूनी 8, कितने बचे भाई 3, 4 × 36, इसका मतलब 29 अनुपात 25 इसका आंसर बनेगा। देखो यहाँ पर आंसर इसका गलत दिया है, 29 अनुपात 21 दिया है। कमेंट करोगे तुम फिर, मैं पहले ही बता रहा, तो यहाँ पर वो गलत है। अब सीधा सीधा तो क्या उसने कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% ज़्यादा है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो 100 हैं तो 116 होंगे, सीधा सा अनुपात निकालना, कोई दिक्कत नहीं। 161 देखो भाई क्या है 161। एक परीक्षा में ऋतिक 52%, सुनील 64% और रवि 74% अंक प्राप्त करता है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हों तो तीनों के लड़कों के जो औसत प्राप्तांक कितने हैं। तो पहले औसत प्रतिशत निकाल लो। तो औसत का तुम्हें पता ही है, औसत का चैप्टर हमने पूरा करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वीडियो के आई बटन में भी हम दे देंगे उसे, और साथ ही साथ आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और लास्ट में जब आप एंड स्क्रीन पर जाओगे तो वहाँ पर फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर भी वो चैप्टर मिलेगा। तो आप कहीं से भी उसको देख सकते हैं। पहले ये क्वेश्चन पूरा करें और फिर औसत का चैप्टर भी बिल्कुल देखें जिन्होंने अभी तक नहीं देखा। अब देखिए ऋतिक ने को मिले हैं 52% अंक, ठीक है भाई। सुनील को 64 और रवि को 74। आदमी कितने 3, तो बटे 3 लगा दो और परसेंटेज का तो चल रहा भैया इनका। कुल मिलाकर 4 4 8 और 2 10 की 0 हासिल को 1, 7 और 1 8 6 14, 14 और 5 19। कुल मिलाकर 190/3% औसत अंक हैं। ये निकालने हमें 190/3% बराबर किसके हैं, जबकि 100% बराबर किसके हैं 750 के हैं शायद। हाँ भाई 750 के ही है। अब देखिए 1 0 से 1 0 गई, 2 से 0 गई, तो यहाँ पर 19/3 गुणा आएगा भैया 75। 3 से काटा 25 बार, 25 निमा 225 का 5 का हासिल को 22, 25 के 25 और 22 कितने हो गए 47। तो कुल मिलाकर 475 जो है वो अंकों का इनका क्या है भैया औसत है तीनों बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये होगा आपका 162वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 162 की बात कर लेते हैं भाई। क्या है 162, धीरे धीरे 162 क्वेश्चन पर आ गए हैं। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कम से कम अपने अंगूठे का सदुपयोग कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कराया जा रहा है आपको RS अग्रवाल, और वो भी एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आ चुका है 162। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, इसमें 1,66,000 पुरुष हैं और कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हैं। यदि पुरुषों का 70% शिक्षित है तो स्त्रियों की संख्या बतानी। देखो कुल जनसंख्या कितनी दी है भैया 2,00,000,
96,000। एक तरफ पुरुष, दूसरी तरफ महिला। पुरुष है 1,66,000। जब पुरुष 1,66,000 है तो महिला कितनी बनेगी भाई? 1,30,000। इसमें कोई संशय? भाई अगर तुम्हारे पास 100 रुपये है और 100 रुपये में से तुमने 40 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने? 60 रुपये। घटाना सीधा सीधा, सीधी सी बात यहाँ पर वही है कि 2,96,000 टोटल है, 1,66,000 पुरुष है और 2,96 में से 1,66 घटाओगे 31 बचेगा। अब उसने कहा शिक्षित की बात करी है। किसकी बात करी भाई? शिक्षित की। इनका 50%। अब चाहे तो 50% कह दो या आधा कह दो, बात एक ही है। तो कुल मिलाकर इनका आधा कर दो, 1,48,000 जो है वो टोटल शिक्षित है। अब यहाँ पर उसने कहा पुरुषों का 70% शिक्षित है, तो इसका 70% निकाल दो भाई, तो कितने बनेंगे? 0 0, 7 छंग 42, हासिल को 4, 7 छंग 42 और 4 46, 4 7 7 और 4 11, 1,16,200। 1,16,200 जो है, अब ये तो कुल है शिक्षित, ये पुरुष है। अब महिलाओं की बात कर रहा भाई, घटा दो, कितना आया? 8। कितना आया भैया? 1 और कितना आया? 3। ये होगी कौन? शिक्षित महिला। क्या है भाई आंसर? 31,800 जो है वो शिक्षित महिलाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 162 हो चुका है आपका क्वेश्चन, 163 की तरफ चलते हैं। 63 में क्या है? 605 टॉफियां कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई हैं कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। ठीक है जी, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली? 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई? 20/100 मतलब 1/5। इसका मतलब अगर बच्चे 5 हैं तो एक बच्चे को जो टॉफी मिल रही वो 1 मिल रही। 20/100 का मतलब अगर 100 बच्चे तो एक बच्चे को 20 टॉफी, और यहाँ पर अगर 5 बच्चे तो एक बच्चे को 1 टॉफी दी जा रही है, ऐसा इसने कहा है। हाँ ना, कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिली। इसका मतलब बच्चों और एक बच्चे को मिली टॉफी का जो अनुपात है वो है 5:1। ठीक है जी। हमें क्या निकालना? हमें निकालना एक बच्चों को कितनी टॉफी मिली, एक बच्चे को कितनी टॉफी मिली। इसका मतलब देखिए, जब हमने लैसे मैसे का चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पर एक चीज़ बताई थी, अगर टोटल संख्या दी गई है आपको, जैसे यहाँ पर 605 टोटल टॉफी है, टोटल संख्या दी गई है और अनुपात दिया गया है, 2 संख्याएं अनुपात में हैं, तो आप वर्गमूल निकाल दें। कैसे? उस संख्या को अनुपात के गुणनफल से भाग करके वर्गमूल निकाल दें। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक तरह से x जो होता है ना, जैसे अगर मैं ऐसा बनाऊँ तो ये 5x बनेगा, ये बनेगा 6, ये बनेगा x, तो जो x की वैल्यू निकल कर आ रही वो यहीं से आ जाएगी भाई। तो 5 एकम 5, 5 10, 5 एकम 5, इसका मतलब 11। अब अगर बच्चों की बात करें तो इसमें गुणा कर दो, तो 5 × 11 मतलब 55 हो जाएगा। और अगर एक बच्चे को मिली टॉफी की बात करें तो 11, और यही पूछ रहा था। तो मतलब बच्चे यहाँ पर 55 हैं और एक बच्चे को जो टॉफी मिल रही वो कितनी मिल रही है भैया? 11। हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत रही हो बच्चों को, लेकिन अगर आप लैसे मैसे वाला चैप्टर देखेंगे तो उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ठीक है भाई। कौन सा क्वेश्चन था ये? 163। अब 164। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कई चीज़ों का मिक्स है। यहाँ पर लैसे मैसे मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको जो है देखने को चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलेगा। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के तो कई सारे क्वेश्चन, आयतन के क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्वेश्चन भी आपने देखे ही हैं। तो यहाँ पर कई चीज़ों का मिक्स होकर चल रहा है भैया। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष इसकी ऊंचाई के 1/8 की वृद्धि होती है। यदि अब पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है तो 2.5 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? देखिए यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है चक्रवृद्धि ब्याज का, 2.5 वर्ष बाद ऊंचाई। अब देखिए वर्तमान ऊंचाई 8 है, उसने कहा 1/8 की वृद्धि हो रही, तो पहले 8 था तो 1 की वृद्धि होगी, मतलब 9/8 हो गया, अगले साल भी 9/8। अब यहाँ पर क्या है, आधे साल की बात रह रही, तो आधे साल का मतलब आप क्या करें, इसमें गुणा कर दें तो बनेगा 1/16। तो 16 और 1 17,
17/16 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और हल करने से भाई हल करेंगे तो 10.76 बनेगा। अब उसे चाहिए वृद्धि केवल। अगर वृद्धि चाहिए है तो देखिए पहले थी 8 सेंटीमीटर, अब होगी 10.76। तो वृद्धि कितनी होगी भाई? 2.76 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165वां। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति को 600 रुपये में 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव, मतलब नया भाव। फॉर्मूला बताया हमने इसमें, परसेंटेज कितना है? 20, ठीक है। परसेंटेज गुणा रुपये बटे 100 गुणा जितने किलो, किलो कितने हैं? 10। देखिए 20 को 10 से 10 को 6 दूनी 12 रुपये प्रति किलोग्राम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। कब? जब आपको फॉर्मूला याद है। और मैंने पहले ही बताया कि नया भाव बराबर है परसेंटेज गुणा रुपये बटे 100 गुणा यहाँ पर वस्तु या किलो, जो भी दे रखा हो, और पुराना भाव निकालना हो तो उसकी बात भी बताइए मैंने भाई। परसेंटेज गुणा रुपये और यहाँ वस्तु या किलो में से जो भी दे रखा हो वो लेना, और यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रतिशत। प्लस माइनस प्रतिशत का मतलब अगर वृद्धि है तो जोड़ के लिखना और कमी है तो घटा के लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, और ये आ गया आपका 166वां क्वेश्चन। 166। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75 लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? देखो भाई, जो लड़के हैं उनमें 75% लड़के जो हैं हॉकी खेलते हैं। हॉकी खेलने वाले कितने हैं? 75%। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 45%। अब एक बात बताओ, टोटल 100% हुए लेकिन यहाँ पर बने 120%। इसका मतलब जो 20% है वो ऐसे हैं, जो 20% है वो ऐसे हैं वो हॉकी भी खेलते हैं और वो भैया फुटबॉल भी खेलते हैं। हॉकी और फुटबॉल दोनों ही खेल खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 100% बराबर दे रखा उसने 600 के है, ठीक। और यहाँ पर हमें कितने बच्चे दोनों खेल खेलते हैं? 20% दोनों खेल खेल रहे हैं भाई। 20% बराबर दोनों खेल खेलने वाले। 20 भाई, तो दोनों खेल खेलने वाले बराबर आ गया भाई 20 गुणा 6 मतलब 120। आसान से क्वेश्चन आए यहाँ पर। 167वां क्वेश्चन देखो क्या है। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी पीता है तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? देखो चाय मतलब टी और कॉफ़ी। चाय पी रहे हैं 72% कर्मचारी और कॉफ़ी पी रहे हैं 44% कर्मचारी, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 116। तो 16% ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पी रहे हैं। मतलब जैसे पहले चाय देने वाला मजदूर आया, जो वेंडर था पहले चाय वाला आया, फ्री में मिल रही। कर्मचारी जो है अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ क्या है? कंपनी की तरफ से चल रहा माल। जब कंपनी की तरफ से चल रहा तो पहले चाय सबने चाय ले ली, जिन्हें चाय लेनी थी मतलब उन्होंने चाय ले ली। अब दोबारा जो है कॉफ़ी लेकर आया तो कुछ ऐसे भाई कॉफ़ी ले आया तो कॉफ़ी लिया, हमने तो चाय नहीं पी, ऐसे भी तो हम है ना। तो उस टाइप के हैं ये 16% उस टाइप के हैं जो कुछ भी आ जाओ सब हजम है इनके, ठीक है। तो 16% ही बराबर किसके हैं? 40 के। और 100% बराबर कुल के। 4 चौक 16, 4 से 10 बार 25, तो कुल कितना आ गया भाई? 250, ठीक है भाई। कुल आ गया भाई 250। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 168। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं आपके लिए, 3-4 क्वेश्चनों की बात रह रही है, ठीक है। क्योंकि 67
तक आ चुके हैं। 68, 69, 70 केवल 3 क्वेश्चन की बात बची है। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में और 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। देखो क्या है भाई, पहले विषय में 35% और दूसरे विषय में कितने 42% विद्यार्थी जो हैं वो अनुत्तीर्ण मतलब फेल है, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है। जो दोनों विषय हैं, पहला और दूसरा दोनों ही विषय में 15% अभ्यर्थी जो हैं वो फेल हो गए। यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2500 है तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण। अब देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, उत्तीर्ण नहीं, यहाँ पर अनुत्तीर्ण मतलब फेल पूछ रहा, केवल एक विषय में फेल। चलो भाई केवल एक विषय में फेल निकाल लो। केवल एक विषय का मतलब वो चाहे पहले में भी हो सकता है, वो दूसरे में हो सकता है, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। तो 35 में से 15 घटा दो, 20 बचेगा। 42 में से 15 घटा दो, ठीक है भाई, तो कितना बचेगा 27। भाई 7, 5, 12 का 2 का हासिल को 1, 2 और 1 3, बिल्कुल 27 बचेगा। कुल मिलाकर जो है वो 47% ऐसे हैं जो केवल एक विषय में फेल है, और 100% कितने किसके बराबर वही है 2500 के, ठीक है। और 47% बराबर किसके निकालना है हमें, 0 से 0 गया। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आया भाई 25 गुणा 47, 25 7 175, 17 आया, 25 चौका 100, तो कुल मिलाकर 117, 1175 आप आंसर चेक कर सकते हैं, 1175 ही आना होगा। और इसे सही कर ले, ये अनुत्तीर्ण है, उत्तीर्ण नहीं है, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, एक तरीका और भी ले सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखो कैसे भाई, दो विषय हैं, एक विषय ये हो गया और दूसरा विषय ये है, पहला और दूसरा, ठीक है। टोटल यहाँ पर है। अब यहाँ पर उसने कहा था पहले में 35% फेल है, दूसरे में 42% फेल है, और दोनों में जो है वो 15% फेल है। तो पहले 15% ले लो भाई, पहले कौन से लो 15% लो। 35 में से 15 गए बचे 20, और 42 में से 15 गए बचे 27। अब देखो क्या है यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो जहाँ मैं पेन घुमा रहा हूँ, ये देखो ये किसका है, पहले विषय का। और पहले विषय में 35 हो रहे हैं या नहीं हो रहे, 20 और 15 35 हो रहे, बिल्कुल सही है। और जहाँ पर मैं अब पेन घुमा रहा हूँ, ये कौन सा का, दूसरे विषय का, किसका है, दूसरे विषय का। और 15 और 27 कितने, 42। अब भी कितने हो रहे, 42 हो रहे, 42 ही है, तो सही हो रहा है बिल्कुल। इसका मतलब अगर हमें केवल एक विषय में, देखिए जो 20 जो आए वो ऐसे हैं जो केवल पहले विषय में फेल हैं, ये जो 20 आए वो कैसे हैं जो केवल पहले विषय में फेल हैं, और ये 27 जो कैसे आए जो केवल दूसरे विषय में फेल हैं। ये पहले विषय में फेल नहीं है और ये 20 दूसरे विषय में फेल नहीं, तो टोटल कितना हो गए, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो वही 47% बराबर किसके हैं भैया, और 100% बराबर 2500 के। और ये अभी हल करा था हमने, क्या आया था भैया 1175। तो ये जो है इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बस आपके, ठीक है, 169 और 170। 169 क्वेश्चन नंबर 169 क्या कह रहा था, एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% मूल्य लेता है, अधिक लेता है, मतलब क्रय मूल्य से 15% अधिक लेता है। यदि ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 रुपये में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा था। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन जो है किसका है भाई, ये है लाभ हानि का क्वेश्चन। अभी हम लाभ हानि का चैप्टर भी लेंगे, पूरा चैप्टर लेंगे, वहाँ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी यहाँ पर इसने क्या कहा, लेकिन यहाँ परसेंटेज में दिया तो परसेंटेज में भी करके चलेंगे हम इसे। एक दुकानदार ने अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य वसूला है। मतलब अगर क्रय मूल्य है 100 रुपये है, अगर क्रय मूल्य है 100 रुपये है तो इसने कितना वसूल लिया भाई 115 है, ये परसेंटेज है, ठीक है भैया।
और ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 रुपये में खरीदा। अब बताओ ये 100 रुपये ग्राहक के हैं या 115 रुपये ग्राहक को 100 रुपये देने पड़े या 115? बताओ, ग्राहक को 100 रुपये देने पड़े या 115 रुपये देने पड़े? ग्राहक को देने पड़े भाई 115 रुपये। ग्राहक को कितने देने पड़े? 115। क्यों? क्योंकि उसने जो है 15% अधिक लिया। किसने? दुकानदार ने। तो इसके सामने क्या लिखेंगे भाई? 9,039 लिखेंगे। और उसने क्या पूछ लिया? उसने पूछ लिया कि दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा था। तो दुकानदार का रेट, अब ये दूसरा रेट बचा किसका? दुकानदार का। दुकानदार का क्रय मूल्य। ठीक है भाई, बस इसे हल करना, आपका आंसर बन जाएगा भाई। अब इसे आप 5 से काट सकते हैं, 20 बार 5 से काट दिया भाई 23 बार। तो दुकानदार का क्रय मूल्य बराबर कितना है भाई? ये आ गया 9,039 गुणा 20, ठीक है भाई, बटे 23। अब यहाँ पर हम भाग कर सकते हैं 9,039 को किससे है? 23 से। तो 23 या 69, कितने बचे भाई? 1 बच गया, 2 बचे, 3। ठीक है जी। अब कितनी बार चला देंगे हम यहाँ पर मारने? यहाँ पर अब चला देंगे हम कितनी बार मारने भाई? 9 बार चला के देख लो। 9 × 27, 2, 9 दूनी 18 और 2 20, बिल्कुल चलेगा काम। ठीक है भाई, कितना बचा? 13 में से 7 गए 6 और 23 या 69। कुल मिलाकर जो कटा 23 से कितनी बार? 393 बार। अब 393 की गुणा कर देंगे हम 20 में, तो 0 तो जो का 2 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल को 1 आया, 3 दूनी 6 और 1 7। कुल मिलाकर जो इसका रेट आया वो आया 7,860 रुपये में। यो दुकानदार को पड़ी थी और ग्राहक को पड़ी थी 9,039 रुपये में। और आज के लास्ट क्वेश्चन पर धीरे धीरे हम आ चुके हैं, जो प्रतिशत का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखो भाई, प्रतिशत के लास्ट क्वेश्चन को भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर सकते हैं यार, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद भी आप लाइक और शेयर करने में कंजूसी करते हैं, तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, प्रतिफल जब भी मिलता है जब आप कंजूसी नहीं करते। और कंजूसी, इसमें कंजूसी भी कुछ नहीं, आपका कुछ लग भी नहीं रहा। नेट जो पहले खर्च हो रहा वो ही खर्च हो रहा जो का, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं। आपने जितने भी भाई आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उन पर शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक पर शेयर करते हैं, कहीं भी लिंक शेयर कर सकते हैं। लिंक शेयर करने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा, आपका एक क्लिक जा रहा है। और हमें क्या, हमें अगर बच्चे देखते हैं, कमेंट अच्छे कमेंट आते हैं, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए आगे भी इसी तरह से मेहनत की जाए। और सपोज करो हमने यहाँ पर ये जो है पूरा प्रतिशतता का चैप्टर कराया, कम से कम हमारे 2-3 घंटे, 3-3.5 घंटे हमारे लगे हैं यहाँ पर। 3-4 घंटे अगर हमने लगाया और 3-4 घंटे लगाने के बाद बच्चे उसे ना देखें तो हमारे इस मेहनत का क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं। तो कम से कम आप इतना ज़रूर करें कि अपने जो है जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर करें। सिंगल में ना शेयर करो, सिंगल पर्सनल जो है मेंबर है, अगर कोई आपका चहेता है उसे बिल्कुल शेयर करें, लेकिन कम से कम ग्रुप में जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनमें शेयर कर सकते हैं। शेयर करना आपका काम है, आप अपना फ़र्ज़ करो। आप कहते हैं बाकी कुछ तो ये भी सोचते होंगे भाई कि जरूरी थोड़ी हमने शेयर करा दूसरे ने देख लिया, वो उस पर छोड़ दो। आप अपना काम करो, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं कि आपने देखी है वीडियो, नहीं देखी, लेकिन मैं अपना काम डेली कर रहा हूँ, जरूर कर रहा हूँ, तो आपको भी अपना काम करना चाहिए। चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 170 पर पहुँचते हैं। क्या है भाई? पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया है और उसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई है। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है? देखो भाई, पहले हमने मान ली सपोज करो 100 थी संख्या, पहले क्या करा उसने? 10% की कमी, मतलब 90 कर दिया। फिर 10% की वृद्धि, मतलब 110 कर दिया बटे 100।
तो यहाँ पर 11,99 कुल मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1% की जो है वो क्या आई, कमी आई। या इसका दूसरा तरीका बता रखा हमने कि भाई x²/100 लगा सकते हो आप, 10 का वर्ग बटे 100 मतलब 1% की, और ये हमेशा क्या आती है भैया, कमी। अच्छा, परसेंटेज वाली बात होती तो यहाँ पर काम बन गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं, उसने कहा कि इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। अब यहाँ पर कितने परसेंट कमी आई, 1% की, और यही किसके बराबर है, 50 के। यही किसके बराबर है भाई, 50 के। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी ये बतानी। अब प्रारंभिक संख्या क्या थी भाई, 100। प्रारंभिक संख्या क्या थी, 100% बराबर प्रारंभिक संख्या के, 100% बराबर प्रारंभिक संख्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो प्रारंभिक संख्या बराबर 50 × 100 बराबर आ जाएगा भैया 5000। तो एक सुंदर सा आंसर आपके लिए रहा, 170वां क्वेश्चन रहा। तो कुल मिलाकर इस तरह से ये जो है चैप्टर हुआ समाप्त। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।